अम्बेडकरनामा विशेष मीडिया मंथन। आज अमर शहीद बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती है। आप सबको बधाई और जगदेव बाबू को नमन। और स्मरण करा दूं कि जगदेव बाबू भी अपनी पत्रिका निकालते थे। और मीडिया मंथन में आज बहुत गंभीर राजनीति, समाज और मीडिया पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अम्बेडकरनामा पे कई एपिसोड्स हमने मीडिया की समीक्षा पर बनाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से बनाया है, मूक नायक पर बनाया है, कई उसकी मैंने विवेचना की है मीडिया के चरित्र की। लेकिन चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, मीडिया बहुत ही अपने तरीके से एक्टिव है। अंबेडकर साहब मूक नायक निकाला था उन्होंने, बहिष्कृत भारत, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस, आजीवन वो लिखते रहे, छापते रहे। पेरियार साहब मद्रास में उन्होंने पत्रिका निकाली। काशीराम जी उन्होंने बहुजन संगठन निकाला, कई भाषाओं में निकाला, अंग्रेजी में और तमाम भाषाओं में। अभी दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो बहुजन पार्टियां हैं वो अपना मीडिया हाउस, बैकवर्ड कह लीजिए, वो अपना मीडिया हाउस चलाती। आज समीक्षा है कि उत्तर भारत में काबा मीडिया में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। और आज हमारे खास मुलाकात में रिसोर्स पर्सन है राजा चौधरी। एलएलएम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बारीक नजर भारत की घटनाओं में, राजनीति में और मीडिया का क्या चरित्र है, क्या हो रहा है इधर नेताओं के साथ, क्या घालमेल चल रहा है, इस पे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन एक बात बता दूं संक्षेप में कि उत्तर भारत में जगदेव बाबू के बाद और काशीराम जी के बाद शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी, दलित बहुजन की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने अपना मुखपत्र निकाला। आम समय में वो मीडिया की आलोचना करते रहते हैं कि मनुवादी है, पूंजीवादी है, तमाम है, अपनी पत्रिका नहीं निकालते हैं। लेकिन इलेक्शन के समय उन्हीं मनुवादी टीआरपी का मामला है, उन्हीं के पीछे वही लोग भागते रहते हैं, घालमेल दिखता है। ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक मीडिया अब नहीं है, सोशल मीडिया है। और भारत का पिछले 7-8 साल का इतिहास देखें, 10 साल का इतिहास देखें, तो सोशल मीडिया ने बड़े बड़े आंदोलन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। क्या मामला है? उत्तर भारत में यह कमी है। ये राजनेता, दलित बहुजन राजनेता न तो अपने मीडिया हाउस बनाते हैं, न जो लोग काम ऐसे कर रहे हैं उसको मिलाकर एक बड़ा बनाते हैं सिस्टम। क्या कमी है? कभी पोटली लेके नेता घूमते हैं, कभी कुछ करते हैं। इसी पे हम राजा ने कुछ काम किया है मीडिया के चरित्र को लेकर, उससे जानना चाहेंगे कि राजा साहब मीडिया में काबा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जगदेव बाबू के 100वीं जो उनकी वर्षगांठ है, उनको हम लोग नमन करते हुए इस बात को शुरू करते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, मीडिया, जिसका संबंध इंफॉर्मेशन से है, ज्ञान से है, और सूचना को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में पहुंचाने का जो साधन है, उस विषय को आपने उठाया है। लोकतंत्र में मीडिया का बड़ा स्थान है। जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था आया है, उसमें ऐसा कई बार बहुत लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ भी है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय में मीडिया की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन करते हैं लीडर्स अपने जनता से, वो कार्यकर्ता के अलावा, संगठन के अलावा मीडिया से के माध्यम से भी अपनी बात को रखते हैं। तो क्योंकि 5 राज्य में चुनाव है, तो ये विषय बहुत प्रासंगिक भी है। हमने इससे पहले जुडिशरी के ऊपर चर्चा किया कि जुडिशरी का क्या ड्रॉबैक है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि सारे संस्थाओं को शेप करता है, लोगों के बीच में पहुंचाता है,
सारे संस्थाओं के सूचना को भी पहुंचाता है, व्यक्ति की सूचना को भी पहुंचाता है। इसलिए इसका मूल्यांकन, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सर मीडिया है, सब ये पिछले 2 दशक में सबसे कम ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से भी कम, ज्यादा जिन पे जनता का भरोसा कम हुआ है, उस पे से मीडिया है। और इस पे दुनिया भर में रिसर्च हुआ है। अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिकन लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा मीडिया में कम हुआ है। इवन ब्रिटानिया डेमोक्रेसी के अंदर में भी मीडिया के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट लोगों का बचा है, और इस बात का कई रिफ्लेक्शन दिखता भी है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि मीडिया को लेकर के आम लोगों का भी और कई क्लासेस का भी ट्रस्ट हुआ है कि हमारी बात को नहीं उठा रहा है तो हमारी बात को नहीं उठा रहा है। तो इसके तमाम कारण हैं। उस कारण पे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक चीज़ों पे वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि आखिर पूरी भारत में जो सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति हुई है, और सामाजिक राजनीति की लड़ाई में, सोशल जस्टिस की पूरी पॉलिटिक्स में, और गरीब, वंचित, दबे कुचले माइनॉरिटीज के आवाज में मीडिया की क्या भूमिका रही है, और उसके पैरेलल में जो हम उनके लीडर थे, जो सोशल जस्टिस के मसीहा या कुछ लीडर बोल सकते हैं, उन्होंने मीडिया को कैसे देखा है, इस बातों के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया की जो शुरुआत हुई है, मैं फिर से बता देता हूं कि ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि ये चौथा स्तंभ है मीडिया डेमोक्रेसी का। नहीं, एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, उससे बेहतर हो जी। ये चौथा खंबा है, इसको कोई सरकार ने इसको कहा, जुडिशियरी ने कहा, समाज एट लार्ज, गांधी ने कहा, अंबेडकर ने कहा, किसी ने कहा कि अपने आप इन लोगों ने अपने आप को कह लिया कि मैं चौथा खंबा हूं। देखिए, इसका मैं एक कटाक्ष में जवाब देना चाहता हूं कि लोग पंचम वेद महाभारत को मान लेते हैं कि वेद 4 है और एक पांचवा वेद महाभारत है, लेकिन पांचवा वेद महाभारत नहीं है, ऐसा कहीं पे किसी ने कहा नहीं है। वैसे ही लेजिटिमेसी के लिए कि महाभारत भी एक वेद है इसलिए मान लेते हैं, तो वैसे ही एक प्रथा चली कि अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए कि मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ। ऐसी कोई दुनिया में थ्योरी नहीं है, नहीं है। कोई जगह पे लॉयर को भी चौथा स्तंभ माना जाता है कि डेमोक्रेसी के रखवाले है, ये डेमोक्रेसी के लड़ते हैं। कई जगह पे धर्म को चौथा स्तंभ माना जाता है, कई जगह पे थियोलॉजी को चौथा स्तंभ माना जाता है। तो चौथा स्तंभ के बहुत सारे स्तंभ है डेमोक्रेसी में। अपनी भूमिका के लेकर के कई लोग एसर्ट करते हैं कि मेरा चौथा स्तंभ है, मैं हूँ चौथा स्तंभ। तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है और नहीं होनी भी चाहिए। चौथा स्तंभ आपका गवर्नमेंट के साथ जब उसको थ्योराइज करेंगे ना, मॉन्टेस्क्यू ने जब थ्योरी दिया उसको कि 3 स्तंभ होंगे, तो उसमें आपका गवर्नमेंट के साथ क्या अलायंस है, क्या काम होगा, नहीं काम होगा, ये कोई संविधान में मीडिया को लेकर के वर्णित थोड़ी है, तो उसको हम चौथा स्तंभ मान लेंगे। तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है और नहीं ऐसी थ्योरी होना चाहिए। तो मैं ये चौथे स्तंभ के परिकल्पना को नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो हाँ, शुरुआत करते हैं सर इस बात को लेकर के कि चौथा स्तंभ नहीं होने के बाद भी भारत में आप देखेंगे कि मीडिया की भूमिका को लेकर के एक लिस्टमेसी बनाई गई कि मैं सबका गार्जियन हूं। कई बार सुप्रीम कोर्ट का भी गार्जियन अपने आप को मान लेते हैं। तो हाँ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि नॉलेज सिस्टम पे कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करने के लिए और अपनी हेजोमनी बनाने के लिए एक क्लास आए, कैपिटल क्लास आए, और उसका संबंध जो है जो प्रो कास्ट लोग रहे हैं वो अपना एक संबंध बनाए इंफॉर्मेशन पे कब्जा करने के लिए, और उस पूरे पहलू को इंफॉर्मेशन पे कब्जा करने के लिए उन्होंने मीडिया का पूरा एक तंत्र रचा पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन लोकतंत्र में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 सबको बोलने का अधिकार देता है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये हम
इस बात को मानते हैं कि सब लोग कुछ बोलने के लिए अपना अखबार खोल सकते हैं, अपना टीवी चैनल चला सकते हैं, और चाहे तो वो जिस भी फॉर्म में न्यूज पोर्टल के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में अपनी बातें को रख सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट है, न कि ये चौथा स्तंभ का राइट है। तो ये हुआ क्या कि आर्टिकल 19 का बेनिफिट लेते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइज फोर्स ने इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेशन करना शुरू किया, और उस मैनिपुलेशन में उसका इंटरेस्ट है, उसकी मुआयना होना चाहिए कि आखिर वो प्रो कास्ट जाता है या एंटी कास्ट जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मुआयना में अगर देखेंगे, जो मीडिया पे ट्रस्ट कम हुआ है लोगों का, उसमें से ये है कि मीडिया का पूरा जो रवैया रहा है बहुत लंबे समय तक, वो प्रो कास्ट रहा है, भारत में जाति व्यवस्था को बचाने के लिए लगे रहे, और उसने अपना संबंध कैपिटल से जोड़ा, कैपिटलिज्म से जोड़ा। तो इससे क्या हुआ कि बहुत मजबूत हुआ। तो आम लोगों को मतलब ये लगा कि आम लोग डेमोक्रेटिक समझ में जो उनके पास सूचनाएं पहुंचते हैं, भारत में एक टेंडेंसी रही है कि अखबार के माध्यम से या न्यूज पोर्टल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं पहुंच जाती हैं उसको यथार्थ मान लेते हैं, तो उसी को सत्य मान लिया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि जो मीडिया अपनी भूमिका के लेकर के, इस बात को लेकर के आए कि हमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम आए हैं, डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, हम सरकार अगर गलत कर रही है उसको सुधारने के लिए आए हैं, या जो एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये जो पूरा पैमाना अपने को लेकर के आया वो लंबे समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि वो अपने थ्योरी में ही उलझा हुआ चीज है, और जब उलझा हुआ चीज है तो फिर वो उलझ ही नहीं पाया। और आज इस फॉर्म में देखेंगे कि जो पूरा मीडिया का पूरा जो डिस्कोर्स है वो गरीबी को बढ़ाने में कई बार इस पक्ष में जाता है, कि गरीबी असमानता को बढ़ाने में के पक्ष में जाता है, और समाज में जो सांप्रदायिक स्वभाव है उसको बिगाड़ने के पक्ष में जाता है। तो ये जो पूरा चरित्र है मीडिया का, उस मीडिया में भारत में अगर आप कहेंगे कि मीडिया कोई बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप लेकर के भारत में गरीबी खत्म कर देगी, या कोई समानतावादी विचार अगर प्रसारित हो रहा है उसमें वो सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा देगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको कि एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा हो और मीडिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हो, या बहुत एग्जाम्पलरी भी आपको स्टेप नहीं मिला होगा कि ग्राउंड स्तर पे कोई सोशल जस्टिस पे बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन कर रहा हो और मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की दिखाता हो। हालांकि कई बार वो नेता जब बड़ा बन जाता है तो उसको टीआरपी और अपने आप को मैनेज करने के लिए वो दिखाते भी है, लेकिन ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि जहां पे मीडिया ने उस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है और डिस्कोर्स पैदा किए हैं। करप्शन वाले इशू पे आप देखेंगे कि मीडिया बहुत खड़ा हो जाएंगे, मतलब इसलिए खड़ा हो जाएंगे कि करप्शन वाले चीजों पे आप 90 के दशक में सबसे ज्यादा जो आरोप लगाए गए वो सोशल जस्टिस वाले लोगों के ऊपर ही आरोप लगाए गए। तो करप्शन का पूरा टैग दे दिया गया कि करप्शन करने का मतलब मुलायम सिंह यादव करप्शन किया होगा, लालू यादव करप्शन किया होगा, बहन जी करप्शन किए होंगे, या लेफ्ट पार्टी करप्शन किए होंगे। तो इसलिए करप्शन के पूरे इशू को उन्होंने अच्छे तरीके से उठाया भी। उसमें कितना सही है और नहीं है, कई बार जानबूझ करके उस पूरी डिस्कोर्स को खत्म करने के लिए भी वो किया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भारत में अभी मीडिया का स्ट्रक्चर है, उस मीडिया के स्ट्रक्चर में अगर आप चाहेंगे कि भारत में कोई सामाजिक परिवर्तन या भारत का भलाई उसमें हो जाएगा, वो उसमें मुझे बहुत असंभव दिखता है। तो उसका विकल्प क्या हो सकता जी? वो अंबेडकर साहब के हवाले से मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। गांधी, रानाडे और जिन्ना का पूरा उनका भाषण है, उसमें इन्होंने विस्तार से लिखा है और मीडिया के चरित्र पर उन्होंने लिखा है। कई वीडियोस हमने बनाए हैं। तो खैर वो बेसिक ये समझना था कि मीडिया चौथा खंबा अपने आप को खुद ही कह लिया, किसी ने इसको ये ऑनर नहीं दिया, किसी ने इनको उपाधि नहीं दी कि चौथा खंबा है। कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ना होना चाहिए ऐसा थ्योरी। हाँ, एनीवेज खैर आज तो यही टाइटल रहेगा। कोई ये अपने आप थोप लिया है, मीडिया खुद ही को चौथा खंबा कहता है और कोई नहीं कहता। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। आपने सोशल जस्टिस लीडर्स और मीडिया की भूमिका पे अभी चर्चा की।
और जब भी करप्शन की बात होती है तो खाली दलित बैकवर्ड करप्ट दिखते हैं और कोई इनको दिखता नहीं। लेकिन इन नेताओं को जो मीडिया इतनी गाली देता है, इतना विलेन की तरफ प्रोजेक्ट करता है, इन नेताओं को क्या ऐसी लगी रहती है कि उसी मीडिया को जाके चिपक जाता है। चुनाव आता है तो लगता है कि ये इसी को इंटरव्यू दे। बड़े बड़े चैनल और यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े दलित बैकवर्ड सब चला रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार तो अब हैं। तो कभी ऐसा आपको लगा कि इन पत्रकारों को बुलाकर, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, अम्बेडकर नामा एक पत्रकार का चैनल नहीं, एकेडमिक चैनल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, उनको बुला के कभी इन नेताओं ने कभी कोई बात की? अगर नहीं की तो क्यों? इनको भी सर्टिफिकेट उसी मीडिया से, उसी जन उधारी पूंजीवादी मीडिया से वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कूद कूद के हर जगह इंटरव्यू देते रहते हैं। अपना चैनल तो है नहीं, अखबार तो है नहीं। तो ये क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, क्या है? कैसे समझा जाए इसको? ऐसे समझा जाए सर कि भारत में जितने भी सोशल जस्टिस के लीडर रहे हैं प्री 70s में, 70 के दशक के पहले, 70 के दशक के कुछ लीडर पे आऊंगा, लेकिन 70 के दशक से पहले जितने भी लीडर रहे सोशल जस्टिस और जो आज़ादी के मोमेंट में, सब अपना अखबार निकालते थे। चाहे वो गांधी हो, चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, और चाहे आप जिनके ऊपर आज जगदेव बाबू की चर्चा कर रहे थे वो हो, तो चाहे रानाडे हो और चाहे वो दक्षिण में पेरियार हो, ये लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज कम्युनिकेशन को, अखबार को मानते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतिहास नहीं है इन सब चीजों को लेकर के, एक बड़ा इतिहास है कि ऐसा कोई भी गंभीर नेता बिना अखबार निकाले हुए अपनी राजनीति को शुरुआत किए ही नहीं है, गंभीर नेता जो प्री 70 के दशक से पहले का हो। दूसरी बात कि इवन इंडिया में ही नहीं, चाहे वो दुनिया का इतिहास देख लेंगे, अब चाइना में अगर क्रांति हो रही है तो माओ से तुम पहले अखबार निकालेगा, वो पूरा आर्टिकल लिखता है कि लेखन की क्या भूमिका है, लेनिन का पूरा अखबार उठा करके पूरा देख लेंगे। तो सामाजिक क्रांति में इनकी बड़ी भूमिका तो रहती है लेखन को लेकर के ही। 70 के दशक के बाद क्या हुआ कि नंबर्स का एहसास हुआ बहुत सारे सोशल जस्टिस के नेताओं को कि नंबर्स हमारे पास है और नंबर से हम डेमोक्रेसी को मचल देंगे, मतलब बचल देंगे, मतलब कि हम हमेशा चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि हाँ हमारे पास नंबर्स है। और इसका हुआ परिणाम क्या कि नंबर्स मैनिपुलेट होते हैं। डेटा अपने आप में एक ऐसी चीज है कि कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है उसको। तो व्यक्ति जो है वो, अगर आप 85% कह रहे हैं कि 85% जो है इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटी है और वो आपके पास सिर्फ दिमाग में नंबर दिख रहा है, लेकिन उस नंबर्स को किस दिशा में ले जाएंगे इसकी भूमिका कौन तय करेगी? तो संगठन तय करती है। संगठन के बाद आपका जो नीति होती है, राजनीतिक नीति, वो तय करता है। लेकिन इन सब चीजों का जो माध्यम बनता है वो आपका कम्युनिकेशन बनता है, और वो कम्युनिकेशन अखबार पे होगा, वो आपके टेलीविजन पे होगा, और वो आपका जो कम्युनिकेशन के और कुछ माध्यम है, सोशल मीडिया भी आए, उस माध्यम से होगा। इन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से हुआ क्या कि धीरे 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 जो नंबर है मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, वो किसी और के द्वारा, किसी और टीवी चैनल के द्वारा जो उनके फेवर में नहीं है, बिल्कुल उसमें उस में बिल्कुल स्पष्ट है ही नहीं, उनके द्वारा मैनिपुलेट हो गया। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आजादी के बाद सिर्फ एक नेता हिंदी बेल्ट में जिन्होंने बहुत गंभीर रूप से पत्रिका के ऊपर, अखबार के ऊपर काम किए हैं, वो कांसीराम, मान्यवर कांसीराम ने किया है। उसके अलावा आपको याद होगा कि हम लोग लखनऊ में एक बार गए थे, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाकर के पूछ रहे थे कि मुलायम सिंह के का कुछ जीवनी है कि नहीं है, या मुलायम सिंह ने कुछ बोला। हाँ, एक छोटा सा किताब मिला था, उसमें हमने देखा कि कोई मतलब वो कुछ लिखा हुआ, उसमें कुछ मुझे बहुत स्पष्ट नहीं आया, छोटा सा किताब मिला, हमने और खोजने की कोशिश किया। इवन देखेंगे कि लालू जी की जो अभी बायोग्राफी आई है, इस पे आपने एक अच्छा सा बनाया भी था पूरा उनके जीवन के ऊपर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो, खुल करके मैं कभी ये। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ चलो, ओके। हाँ,
उन्होंने कहा, अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने पूरा भूरा बाल साफ करूं, और पूरे मीडिया ने जिसको अपर कास्ट बोलते हैं सो कॉल्ड, उसको डरा दिया कि लालू यादव जो है पूरा भूरा बाल को साफ कर देगा, और पूरे मीडिया में चला इसका। उन्होंने अपने जीवनी में ये भी बात वर्णन करते हैं कि हम कई बार चुनाव जीते हैं जो हमारे खिलाफ बोला गया मीडिया में कि हम जीत नहीं सकते, फिर भी हम चुनाव जीते, जिसमें लक्ष्मीनिया का कई उदाहरण देते हैं। इसके बारे में आपने कई बार चर्चा भी किया है उस बात को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी इस गंभीरता को नहीं समझ पाए ये पूरे हिंदी बेल्ट के सोशल जस्टिस के जितने भी लीडर रहे, कि अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए जिससे हम डायरेक्ट जनता से कम्युनिकेट कर सके, हम अपने लोगों से कम्युनिकेट कर सके, उसको एजुकेट कर सके। और जिसका परिणाम हुआ क्या कि दिमाग जो है वो खाली कभी नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आएगा। जहां पे जो रहता है, जैसे लैंग्वेज अपने आप सीख जाता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन अपने आप कहीं ना कहीं से आता ही है। तो ये इंफॉर्मेशन जो आया है वो अदर से आया, और इस कारण से हुआ क्या कि पूरी जो पॉलिटिक्स हुई है वो फेवर में चला गया, पूरी राइट विंग के पूरे फेवर में। तो मेरे कहने का मतलब सर ये है कि जो मीडिया है, उस मीडिया को पूरे सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स ने नकारा है, और जिसका परिणाम है कि आज जिस रूप में आप नंबर्स होते हुए भी बहुत पीछे दिखती है पॉलिटिक्स, उसमें मीडिया की भूमिका नहीं होने के कारण से। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लीडर इस बात को लेकर के नहीं सजग है, उसको बहुत गंभीरता से इस विषय में काम करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि अभी पूरे चुनाव में जिस तरीके से मैनिपुलेशन होगा, उस मैनिपुलेशन में पूरा जो मीडिया का चरित्र है, तो उस चरित्र में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इससे पूरा अखिलेश को बेनिफिट हो जाएगा, या बहन जी को बेनिफिट हो जाएगा, या चन्नी साहब को बेनिफिट हो जाएगा, या चंद्रशेखर को पूरा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये लोग इस बात, एक दिन इसको बहुत हाइप बना दिया जाता है कि पूरा न्यूज में चंद्रशेखर है, पूरा न्यूज में चंद्रशेखर है, दूसरा दिन पूरे न्यूज में आपको अखिलेश यादव दिखेगा, और 6 दिन जो पूरा चर्चा में रहेंगे वो पूरा योगी जी चर्चा में रहते हैं। तो आपका अपना अगर उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, डेवलप नहीं किए हैं, कम से कम पार्टी का कम से कम एक तो संवाद पत्र तो निकालिए ही। ये मेरा गुजारिश है इन लोगों से कि एक संवाद पत्र, अगर कम से कम एक संवाद पत्र अगर निकालेंगे तो आपके आइडिया के बारे में लोग एजुकेट होंगे। आप जो बोलेंगे उसको आप डिफेम, जो आपको किया जाएगा उसको आप डिफेंड कर सकेंगे। इन लोगों से कई बार तो हम कहते हैं कि मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी आप बताइए कि एक भी इंटरव्यू उन्होंने पब्लिक में नहीं दिया। तो जिसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, वो मोदी जी उसको अलग तरीके से समझ करके उसने पब्लिकली एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। वो अपनी चीजों को लेकर के बहुत डिसिप्लिन है कि हमको कहाँ बोलना है, किसके पास बोलना है। बहन जी भी इस मामले में आप देखेंगे कि कई बार डिसिप्लिन होती है, एएनआई को ही देती है। और ये अच्छी बात है, हमारे लीडर को ये सीखना होगा, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लीडर है उनको ये सीखना होगा कि कहाँ पे इंटरव्यू देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और किस माध्यम पे बोलना है। नहीं तो कौन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेकर के मीडिया उठा पटक कर देगी, और जो पूरे पक्ष में जो चीज रहती है वो विपक्ष में चला जाएगा। इसको सीखने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल भी है। अगर आप देखेंगे तो जो, जैसा आप इन्हें बोला कि साउथ इंडियन की जो पॉलिटिक्स है, जो सोशल जस्टिस की वहां पे पॉलिटिक्स है, वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो अपना टीवी तक निकालते हैं, अखबार छोड़ दीजिए टीवी निकाल देते हैं। जैसे सन टीवी का एग्जाम्पल आप जानते हैं, सन टीवी के जो चेयरपर्सन हैं वो करुणानिधि के भतीजे ही हैं। और कलिंगा टीवी, जया टीवी, कैप्टन टीवी, बसंत टीवी, ये सब जो एग्जाम्पल है सर, मेगा टीवी, मक्कल टीवी, राज टीवी, पुथिया तरंगम न्यूज चैनल, ये सारे हैदराबाद का तो पूरा फिल्म सिटी है, पूरा फिल्म ही सिटी है। तो ये कल्चरल लेवल पे काम होने के कारण से अभी भी पॉलिटिक्स की लेजिटिमेसी बची हुई है, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की। एवन हमको, आपको ये बता दूं कि जो सामना है वो राइट विंग का जो अखबार है वो निकालते हैं अखबार में, यहाँ शिवसेना वाले
ऑब्जर्वर है, 5 जन्ने हैं, ये सब 5 जन्ने हैं, ये निकालते हैं। तो मीडिया के पूरे भूमिका पे बहुत गंभीरता से काम करना होगा, नहीं तो यही बात होगा जो आप कहते हैं कि हीरा चोरी के आरोप में जेल में जाएंगे और हीरा चोरी के जो आरोपी होंगे वो बाहर छूट जाएंगे। कई बार एक और गंभीर बात आप एक बार बोले थे कि किसको महान बनाना है, ये काम मीडिया का होता है। आप 2-3 बार मुख्यमंत्री, 5 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे कई बार, लेकिन आपको ऐतिहासिक पुरुष बनाने में इंफॉर्मेशन की बड़ी भूमिका होगी, मीडिया की बड़ी भूमिका होगी कि अटल जी बहुत महान प्रधानमंत्री थे, लेकिन कभी अगर इस बात को महान प्रधानमंत्री कहने में मीडिया हमेशा जोर लगाएगी, लेकिन लालू यादव एक सबसे करप्ट मुख्यमंत्री था, ठीक है, ये मीडिया बोलती है, मीडिया की भाषा है ये। तो मीडिया का काम ये थोड़ी रहा है कि आप किसी को करप्ट बता दे, किसी को महान बता दो, काम तो सूचना करना है। के जो उत्तर भारत के हमारे बहुजन नेता हैं, उनको फाइनली सर्टिफिकेट इसी मीडिया से चाहिए। तो नहीं, इसमें अगर सोचते हैं तो नुकसान है। 5 साल हो सकता है कि सरकार बन जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही लोग कब टूटी चोरी का आरोप लगा देंगे, ठीक है, कब बहन जी को ये कह देंगे कि अपनी जूती को मंगवाने के लिए पूरा न्यूज 3 दिन तक चला था, आपको याद होगा उस समय, कि जूती मंगवाने के लिए उन्होंने अपना क्या भेजा, हवाई जहाज भेजा। तो ये बहुत सारे मोदी जी, ये दिखाना होता तो मोदी जी को भी बहुत सारे चीजें वो क्या क्या अपने शौक के लिए करते हैं, ये नहीं दिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लिस्ट में से जिससे ले रहे हैं वो लिस्ट में से बहुत तात्कालिक है, वो आपके फेवर में चुनाव अगर चुनाव जीत गए तो आपसे सारा माल खा लेगा। हाँ, और जब अगला चुनाव हारने लगेंगे तो आप ही को वही करप्ट बना देगा ऑब्वियसली। और मुझे लगता है आपने कहा भी एक इंटरव्यू में कि इवन यूपी के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में सारे लीडर को, जिन्होंने 10 साल तक इस पूरे डिस्कोर्स में काम किया है, सोशल मीडिया को एक बड़ा हथियार बना करके जनता को, मास को जगाया है, उनका साथ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये जो गैप है, ये मीडिया मतलब का जो पूरा गैप है, ये फिर उनके खिलाफ भी चला जाएगा। मतलब मैं इसमें स्पष्ट हूं कि अगर वो इस चीज को पहचान नहीं पा रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वेल इन्फॉर्म, मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा दौर है, जो डिजिटल कैपिटलिज्म है, जिसमें सोशल मीडिया आया है, ये मोर डेमोक्रेटिक है, ज्यादा डेमोक्रेटिक है। कई लोगों का ये मानना है कि राइट विंग को फेवर करता है ये, लेकिन मेरा उसमें अलग आर्गुमेंट है कि राइट विंग का फेवर भी कुछ है, वो स्पेस क्रिएट कर लेगा। इस स्पेस को किस तरीके से चैनलाइज किया जाए। दूसरा कि हर अगर नहीं ये सवाल पूछते रहना है कि आने वाले दिनों में हर एक पार्टी का एक अखबार, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो मासिक हो, चाहे 6 महीना में तो कम से कम निकालो, कम से कम एक यूट्यूब चैनल। उसमें जो है ये बात सही है कि बहुजन जो नेता रहे हैं उत्तर भारत में, सिर्फ पत्रकारिता और मीडिया के महत्व को कांशीराम जी ने समझा। बाकी नेताओं को मुझे नहीं लगता है कि अब सब सीजन्ड हो चुके हैं। उनको लगता है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शायद उनको यह नहीं पता होगा कि पहली कैबिनेट, जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, नाम भी नहीं जानते होंगे। तो कुछ मुगालते में पॉलिटिकल क्लास रहता है, 10 साल में क्या परिस्थितियां बदलती है, नोबडी नोस। लेकिन इंस्टीट्यूशन का बना रहना जरूरी है, संस्थानों का बना रहना जरूरी है। ये जरूरी एक पॉइंट लास्ट में सर, एक लास्ट में पॉइंट जो आपने बोला उसको कहते हुए कि अशोक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा राजा था, उसको डिफेम कर देता है मीडिया और ये सारे सूचना तंत्र। तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है, उनको डिफेम करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, कोई भी किसी भी तरीके से। आपके महान कार्य को भी जीरो बता दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल
कंट्रोल कहने का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब उसको सेंट्रलाइज कर रहा हूँ। जिस इंफॉर्मेशन को आप जिंदा रखना चाहते हैं, जिस पॉलिटिक्स को आप जिंदा रखना चाहते हैं, उस पॉलिटिक्स के लिए आपको इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे बड़ा माध्यम है कि अपना मीडिया का इंस्टीट्यूशन खोले, मीडिया का इंस्टीट्यूशन के साथ साथ अपना टीवी चैनल ही बनाए। मतलब टीवी चैनल, इतना साउथ का एग्जांपल मैंने दे दिया है। आपने अशोक की बात की है, सम्राट अशोक की, उसी से मैं बात खत्म करता हूँ जी कि सम्राट अशोक अगर पिलर्स पे, शिलालेख पे धम्म के मैसेज अक्षर नहीं छपवाते तो आज दुनिया भी उनको उस तरीके से नहीं जानती जैसे कि लोग जानते हैं। इसलिए अक्षर पे खुदवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतिहास में पता नहीं 200 साल बाद आपका क्या इतिहास लिख दिया जाए। शुक्रिया राजा, और आप नजर बनाए रखिए उत्तर भारत की राजनीति और मीडिया पर। आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, यंग रिसर्चर हैं और राजा चौधरी आप सब परिचित हैं, लंदन में हैं, अभी LLM मास्टर्स कर रहे हैं और लगातार भारत की राजनीति पे भी नजर रखे हुए हैं, जुडिशरी पे भी रखे हुए हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं और क्लास भी जा रहे हैं रेगुलर। जी राजा। जाते जाते सर एक शब्द और, कि एक टेंडेंसी पूरी दुनिया में चालू ये हुई है कि चुनाव से पहले अपना मीडिया स्टैंड लेता है कि हम किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, भारत में तो, भारत वो अमेरिका में है ना कि चैनल्स बढ़ जाते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में, भारत में सब में रहता है। ये बहुत जन्म लीला है, जन्म लीला कुछ लीला सब में रहता है, जो जीत गया उसी के साथ है। हाँ, तो इसमें यही करना है आगे आने वाले दिनों में। इसमें सबका जो कैरेक्टर है, सबकी लीला जो है वो सामने आ जाएगी। हाँ कैसे? हाँ, इसलिए आप कहिए कि जैसे अखिलेश जी अपना पोटली लेके घूम रहे थे ना, सौरभ द्विवेदी की ललन टॉप के इंटरव्यू में कि आप भी कसम खाइए, तो बोला कि ना 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 मैं नहीं खाऊंगा ये सब। तो ये सारे, अगर मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, उसमें 90% जो न्यूज चैनल है, 90% जो अखबार है, सब किसको सपोर्ट करते हैं वो पता चल जाए आपको, सब दूध का दूध पानी का हो जाएगा। स्टूडेंट जर्नलिस्ट हैं। शुक्रिया राजा। दोस्तों, कीप वाचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं कुछ अहम मुद्दों पर। पूरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, हमारे छात्र भी हैं, उनका भी हौसला बढ़ाइए पूरा वीडियो देखकर और शेयर करके भी। शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।